डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। जैसा कि उसने कहा, उसकी जेड़ भुजाएं अचानक अयान की गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गईं और फिर उसके नाजुक सिंदूरी होंठ अयान के होंठों की ओर छप गए। फेरिस व्हील का कॉकपिट बहुत पतली है। अयान और सानवी एक ही तरफ बैठे हैं और उनके शरीर लगभग एक दूसरे के करीब हैं। इसके अलावा अयान का ध्यान अभी फेरिस व्हील किंवदंती पर केंद्रित था, इसलिए सानवी के अचानक चुपके से हमले के सामने उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। अयान की नजर में सानवी का सुंदर चेहरा बड़ा और बड़ा होता गया। अगले ही पल उसके सिंदूरी होठों ने आखिरकार अयान के होठों को चूमा, गर्म और सुगंधित। अयान के दिमाग में ये बात अवचेतन रूप से प्रकट हुए। हालांकि सानवी की दो जेड़ भुजाओं ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया था, अयान की ताकत से वह आसानी से आजाद हो सकता था। लेकिन इस समय शायद उसके साहसिक कदम से चौंककर अयान की पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं और उसका शरीर जल्दी से अकड़ गया, जैसे कि वह डर गया हो, हिलने में असमर्थ हो, जिससे वह इसे तिरस्कार और लालच से ले सके। यह अयान का पहला किस नहीं है। रिया के शरीर में रहस्यमय हिम शक्ति को राहत देने के लिए महान अमर आत्मा विदुरदेव ने खास तौर से एक चिकित्सा बनाई। एक अर्थ में अयान को पुराना ड्राइवर माना जा सकता है। दूसरी ओर सानवी बहुत झटकेदार थी। उसका शरीर बिजली के झटके से झुलसा हुआ लग रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अयान को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी थोड़ी कांस से त्वचा इस समय लाल हो रही थी, जैसे कि नशे के बाद। उसकी नाक की नोक पर पसीने की क्रिस्टल साफ बूंदें थीं और वह बेहद घबराई हुई थी। यह किस सभी संभावना में उसका पहला किस है। यहां तक कि अयान ने भी सानवी से इतना साहसिक कदम उठाने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सानवी आखिरकार एक रईस घर में पली बड़ी नहीं थी। थोड़ी देर की शर्मिंदगी के बाद वह अपने होठों के स्पर्श की गर्मी से असंतुष्ट लग रही थी। उसने अपनी छोटी सुगंधित जीभ को बाहर निकालने की पहल की और अयान की ओर एक हमला शुरू किया। थोड़ी देर के लिए आकर्षक सांस छोटे फेरिस व्हील के केबिन में भर गई। उसके गले की गहराई से समय समय पर धीमे मंत्र सुनाई देते थे, जो लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अनजाने में अयान के झुलसाने वाले गले मिलने के तहत सानवी का कमजोर और अस्थिहीन शरीर भी झरने के पानी की एक धारा में बदल गया, पूरी तरह से उसके साथ एकीकृत होने के लिए। बेशक अयान कोई बीमार नहीं था जो शांत बैठा था, बल्कि एक स्वस्थ लड़का था। इस समय सानवी के अचानक गले लगने और इस हरकत के सामने मुझे डर है कि आकाश में एक तारा भी हिल जाएगा। पूरी दुनिया शांत थी, कोई आवाज नहीं थी। दुनिया में सब कुछ गायब हो गया था। फेरिस व्हील के कॉकपिट में केवल दो लोग ही स्नेहपूर्वक किस करते हुए दिखाई दिए। सानवी इस पल की कोमलता के लिए बहुत लालची थी। वह चाहती थी कि वह समय हमेशा के लिए रहे। यह एहसास 10, 20 या 30 साल बाद भी मुझे डर है कि वह इसे नहीं भूल पाएगी। लंबे समय तक होंठ अलग रहे, लेकिन बीच हवा में एक लंबा चांदी का धागा दिखाई दिया जो दोनों के होंठों को जोड़ता था, बेहद आकर्षक। हो हो हो, सानवी जोर से हाँफ रही थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और वह लगभग खून बहने लगा था। उसकी खुबानी आंखें वसंत में अकथनीय आकर्षण से भरी हुई थीं, जैसे कि उसकी आंखों में एक नजर उसकी आत्मा को लुभा सकती है और एक आदमी को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर कर सकती है। अनार की स्कर्ट के नीचे और मोटे सिंदूरी होंठ आधे खुले और आधे बंद हैं, और सफेद खोल के दांतों की दो लाइनों के नीचे आप अभी भी नरम गुलाबी जीभ देख सकते हैं। सांस नीली थी और उसके मुंह से निकलने वाली सांस समय समय पर अयान की गर्दन से टकराती थी, जैसे कि एक शरारती बिल्ली का बच्चा उसे खरोंच रहा हो। वह अब काव्या से ज्यादा भावुक है। वह बहुत आकर्षक है। थोड़ी देर के लिए अयान हैरान रह गया। दूसरी तरफ सानवी ने अपनी सीधी आंखों से अयान को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चुपके से उसे देखने की हिम्मत की। शर्मीली होने के अलावा उसकी आंखों में कुछ और न कहने वाली चीजें थीं, जैसे कि वह अभी भी उसी में डूबी हुई थी। एक किस में उसे ठीक होने में लंबा समय लगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सानवी एक ऐसी लड़की है
जो प्यार और नफरत करने की हिम्मत रखती है। वह लोगों को एक उग्र आग की तरह प्यार करती है। उसने पहले भी उससे प्यार किया है, इसलिए वह कभी नहीं बच सकती। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसे बचपन से ही छोड़ दिया गया था। भले ही ओमकार मल्होत्रा ने उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया और उसे नहीं मांगा, लेकिन वह जैविक माता पिता की भूमिका को बदल नहीं सकता था। प्यार की जितनी कमी होगी, उसके दिल में उसकी स्थिति उतनी ही जरूरी होगी, यहाँ तक कि हर चीज से परे। वह जो चाहती है वह है जो आग के रूप में प्यार में जलता है। शायद उसका दिल मूल रूप से आग नहीं था, लेकिन एक निश्चित क्षण में एक आदमी के लिए उसने गलती से प्यार नामक मोमबत्ती को गिरा दिया। तब से अपने दिल को आग में जलाओ। यहाँ तक कि सानवी को भी नहीं पता था कि वह कब आयान को पसंद करने लगी थी। हालांकि उसने पहले से ही अपने लिए बहाने बनाए थे, लेकिन वह दूसरों से झूठ बोलकर अपने दिल को धोखा नहीं दे सकती थी। हर बार जब वह आधी रात को सपने देखती थी तो आयान हमेशा उसके दिमाग में आता था। आज उसका 18वां जन्मदिन है। इस जरूरी दिन पर वह अवचेतन रूप से आयान के पास आना चाहती थी और उसके साथ इसे बिताना चाहती थी। और अभी जब फेरिस व्हील का कॉकपिट अपने शीर्ष पर पहुंच गया तो खुद को रोकना मुश्किल था और उसने किस की पेशकश की। लेकिन सानवी जानती थी कि जिसे आयान पसंद करता था वह सानवी नहीं थी, बल्कि रिया थी। अगर कोई और होता तो उसके चरित्र के साथ वह जरूर से दुश्मनी करने और आयान को अपनी मुट्ठी में लेने में संकोच नहीं करती। हालांकि वह और रिया कुछ समय पहले ही मिले थे। उन्होंने पाया कि वह एक आदर्श लड़की थी। सानवी को लगा कि वह दिखने, अच्छी, फैमिली बैकग्राउंड, ग्रेड आदि के मामले में थोड़ी कमतर थी। अब उसे अपने दिल में अपराध बोध भी महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने रिया को दुखी करने के लिए कुछ किया है और वह दूसरों की भावनाओं को खत्म करने वाली तीसरी पार्टी बन गई है। यह सोचते हुए सानवी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में एक बहुत ही जटिल नजर आई। अचानक आयान ने पूछा, सानवी, बस ये तुम्हारा पहला किस नहीं था, है ना? सानवी ने जब शब्द सुने तो एक पल के लिए हिचकिचाहट की और अंत में सिर हिला दिया। हालांकि पहले भी अटकलें लगाई जा चुकी थीं, लेकिन आयान को पॉजिटिव जवाब मिलने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस खुले समाज में कुछ लोग मजाक में यह भी कहते थे कि अगर आपको कोई कुंवारी लड़की ढूंढनी है तो आप केवल किंडरगार्टन के दरवाजे पर जा सकते हैं। और फूल जितने नाजुक होते हैं, मधुमक्खियों द्वारा उन्हें चुनना उतना ही आसान होता है। लड़की जितनी सुंदर होती है, किशोरावस्था के दौरान आसपास के लड़कों द्वारा उसकी तलाश करना उतना ही आसान होता है, और यहां तक कि निषिद्ध फल का स्वाद भी चखना। सानवी के चेहरे के साथ जरूर से बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। किसने सोचा होगा कि उसने 18 साल तक अपना पहला किस रखा था और सच में आज रात आयान को पेश किया। इस समय आयान का मूड भी बहुत जटिल था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इस समय फेरिस व्हील कॉकपिट जमीन पर आ गया। दोनों के बाहर आने के बाद वे मनोरंजन पार्क के गेट की ओर चल पड़े। रास्ते में माहौल कुछ हद तक शांत था। थोड़ी देर बाद सानवी ने शर्मिंदगी को तोड़ते हुए सबसे पहले कहा, अयान, अभी जो हुआ उसके बारे में मत सोचो। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं सिर्फ 18वें जन्मदिन पर किस करने का एहसास आजमाना चाहती हूँ। ऐसा होता है कि तुम अपने आसपास ही हो तो बस। उसकी कपटपूर्ण व्याख्या समझाने के बजाय और भी गहरी होती गई। ओह, ठीक है। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने कहा, हमने किस किया तुम्हें बहन रिया को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं पता कि उसका सामना कैसे करना है। सानवी के लहजे में थोड़ी और भीख थी। आयान ने तुरंत सिर हिला दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह रिया को इस तरह की बात बताने की पहल कैसे कर सकता है? क्या यह कोर्ट डेथ नहीं है? जल्द ही दोनों मनोरंजन पार्क से बाहर चले गए। चूंकि रात हो चुकी थी, बस बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और आसपास कोई टैक्सी भी नहीं थी। सानवी, मैं तुम्हें सीधे घर क्यों नहीं ले जाती? वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही आयान ने उसके पैरों और पीठ को पकड़ने का इशारा किया। सानवी ने शब्दों को सुनने के बाद संकोच किया, लेकिन सिर हिलाया और आयान की बाहों में जकड़ लिया गया। आयान के शरीर की गर्म सांसों को सूंघते हुए उसके दिमाग में बिना किसी कारण के किसका दृश्य याद आ गया
और उसका चेहरा गर्म हो गया। जल्द ही आयान ने सानवी को गले लगाया और उत्तर प्रदेश के उपनगरीय इलाके में एक बंगले वाले एरिया के दरवाजे पर आ गया। यह पहली बार नहीं है जब आयान आया है, लेकिन जब वह पिछली बार आया था तो उसे सानवी के पीटने के दृश्य में ओमकार मल्होत्रा कुछ नहीं कहा था। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि उन्हें दोष देने के बजाय ओमकार मल्होत्रा ने उन्हें याद दिलाया कि सुरक्षा का एक सेट होना चाहिए, जिससे सानवी शर्मिंदा और गुस्सा हो गई। हालांकि इस समय बंगले से 1 दर्जन मीटर से ज्यादा दूर आयान अचानक स्थिर खड़ा हो गया। भौहें सिकोड़ते हुए पहले सानवी को अपनी बाहों में लिया और फिर दूर से बंगले को देखा। उसका चेहरा सीरियस था, मानो किसी दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने गहरी आवाज में कहा, "हूँ, यह अजीब है।" आयान ने जो कहा उसे सुनकर सानवी उलझन में पड़ गया और उलझन में पूछा, "आयान, क्या गड़बड़ है?" "सानवी, क्या आपके गॉडफादर आमतौर पर भाइयों को घर ले जाते हैं?" आयान ने गहरी आवाज में पूछा। "नहीं, मेरे और मेरे गॉडफादर के अलावा केवल नानी यहाँ हैं," सानवी ने जवाब दिया। अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने जल्दी से पूछा, "आयान, क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी है? अगर मुझे गलत नहीं लगा तो आपके घर में अब कई बिन बुलाए मेहमान हैं," आयान ने सीरियस से कहा। जैसे ही आवाज गिरी, मानो उसके शब्दों का जवाब दे रही हो, बंगले का दरवाजा तुरंत खुल गया और दर्जनों बड़े आदमी उसमें से निकले, भेड़ियों की तरह आयान और सानवी की ओर दौड़े। बंगले का दरवाजा उन दोनों से केवल 1 दर्जन मीटर की दूरी पर था और वे बड़े लोग अचानक बदल गए। लेकिन उन्होंने सीधे ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आयान और सानवी को घेर लिया और उनके लिए भागने का कोई भी रास्ता लगभग बंद कर दिया। दूर से देखने पर 50 से ज्यादा आदमी एक समान काले सूट पहने हुए थे, जिनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, मानो वे अपने कपड़े फाड़ने वाले हों। वे भयंकर और क्रूर लग रहे थे और पहली नजर में वे सड़क पर खून चाटने वाले लोग थे। उनके शरीर से जानलेवा आभा प्रकट हुई और उनकी क्रूर आंखें आयान और सानवी पर पड़ीं, उन्हें निगलने की इच्छा रखते हुए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी कमर का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है और उनमें से 80% बंदूक छिपा रहे हैं। इंडिया में, जहां बंदूक का कंट्रोल मजबूत है, इतनी सारी बंदूकें पाना मुमकिन है, जो जरूर से ऐसा कुछ नहीं है जो आम गैंगस्टर कर सकते हैं। अगर यह दूसरी लड़कियां होती तो इस तरह की लड़ाई देखकर मुझे डर लगता है कि मैं डर जाती और असहाय हो जाती। हालांकि अपने सामने यह दृश्य देखकर सानवी अचानक शांत हो गया और अपने जीन्स की जेब में रखे फोन में हाथ डालकर इमरजेंसी कांटेक्ट को कॉल करने के लिए तैयार हो गया, जो कि ओमकार मल्होत्रा है। इस समय बंगले से एक यंग आदमी की आवाज आई, हे मिस सानवी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने हाथों को अपनी पैंट की जेब से आज्ञाकारी रूप से बाहर निकालें, नहीं तो बुरी चीजें होंगी। जैसे ही आवाज गिरी, आयोजन की जगह पर मौजूद कई बड़े लोगों ने तुरंत अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उन्हें सानवी पर निशाना बनाया। यह देखकर सानवी ने असहाय होकर अपनी पैंट की जेब से अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन बंगले के दरवाजे की ओर देखा। एक पैरों के आने की आवाज सुनाई दिया और फिर 25 या 26 साल का एक लड़का बंगले से बाहर चला गया। वह लंबा और सीधा है, पूरे 11 मीटर लंबा, सुंदर, गोरा है और वह एक सुंदर कोरियाई आदमी जैसा दिखता है। सफेद सूट पहने, कमर पर हर्मीस बेल्ट और बाएं हाथ की कलाई पर कार्टियर घड़ी, ये सब उसकी कीमत को दर्शाते हैं और वह एक सुंदर आदमी की तरह दिखता है। हालांकि उसके बाएं चेहरे पर एक निशान था जो 7 या 8 सेंटीमीटर लंबा था। हालांकि यह गहरा नहीं है, लेकिन यह उसके चेहरे के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ है, जो उसकी सुंदरता को खत्म कर रहा है और थोड़ा और घिनौना अर्थ जोड़ रहा है। इस आदमी को देखने के बाद सानवी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका नाजुक शरीर कांप उठा, उसके चेहरे पर एक ना विश्वास करने वाले भाव प्रकट हुआ और उसने कहा, शमशेर, ये तुम कैसे हो सकते हो? हे मिस सानवी, क्या तुम हैरान हो? शमशेर नाम का आदमी बाहर निकल गया और उसके चारों ओर काले कपड़े पहने बड़े लोगों ने उससे सम्मानपूर्वक सलाम किया। शमशेर की संकीर्ण और लंबी आंखें ऊपर उठीं और लापरवाही से आयान को देखा और अंत में सानवी पर पड़ी। उसकी आंखें ठंडी, क्रूर आंखों से फट रही थीं
जैसे कि कोई गहरी नफरत हो। सानवी, क्या तुम जानते हो वह कौन है? आयान ने पूछा। सानवी ने शब्दों को सुना। उसके चेहरे पर अनोखा गरिमापूर्ण भाव था और उसने उत्तर दिया, वह मास्टर वीरेंद्र का गोद लिया हुआ बेटा है, जो 13 गोद लिए हुए बेटों में 5वें स्थान पर है। यह सुनकर आयान ने अपने दिल में झपट्टा मारा और उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उत्तर प्रदेश भूमिगत बलों के 3 दिग्गज ओमकार मल्होत्रा, शिवा राजपूत और नागेश्वर। इससे पहले आयान का शिवा राजपूत के साथ संबंध था। उस समय आयान और सोनिया और दूसरे एक क्लास सभा में भाग ले रहे थे। उन्होंने गलती से बाड़मेर जिले के एक तानाशाह नरपत भाई को उकसाया और अंत में नरपत के पीछे संरक्षक ईस्ट लॉर्ड शिवा राजपूत को ले गए। हालांकि शिवा राजपूत ने एक बार अंडरग्राउंड रिंग में जापानी पावर हाउस को मार गिराने में आयान की अजेय मुद्रा देखी थी, इसलिए उसने कोई प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की। मौके पर ही कबूल कर लिया और माफी भी मांगी। और यह बुद्ध उत्तर प्रदेश में अंडरग्राउंड बलों का अंतिम नायक है। ओमकार मल्होत्रा और शिवा राजपूत की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा साफ नहीं है और वे सरल हैं। हालांकि अंडरग्राउंड बड़ा बनने के लिए यह एक ईंधन कुशल दीपक कैसे हो सकता है? अफवाह यह है कि 10 साल से भी पहले नागेश्वर उत्तर प्रदेश के असली अधिपति थे। उन्होंने बादलों को घुमाया और केवल एक हाथ से आकाश को ढक दिया। ये कहना बड़ा ही नहीं होगी कि वे पृथ्वी के सम्राट थे। हालांकि पेड़ ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। जब वह अपने सबसे शानदार और समृद्ध समय पर था तो इसने ज्यादा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उसके एक गैंगस्टर को पकड़ लिया और उसे 5 साल जेल में रहने दिया। इसके रिलीज होने के बाद मास्टर वीरेंद्र शांत हो गया, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ भी करता था और एक ताज़ा नज़र के साथ गाता था, देश बदलना आसान है लेकिन स्वभाव को बदलना कठिन है। केवल वे ही जो उसे सच में समझते हैं वे जान पाएंगे कि वह बुद्ध चेहरा और सांप हृदय पीढ़ी है और वह सांप हृदय वाले बोधिसत्व की तरह दिखता है। हालांकि वह अब सीधे भूमिगत ताकतों में शामिल नहीं था। उसने अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए 13 बेटों को गोद लिया, जिन्हें 13 बेटों के रूप में जाना जाता है। हालांकि व्यापक ताकत ओमकार मल्होत्रा और शिवा राजपूत जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी ने मास्टर वीरेंद्र को भड़काने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ओमकार मल्होत्रा और नागेश्वर ने हमेशा नदी को अपमानित नहीं किया। अब नागेश्वर बुद्ध के दत्तक पुत्र शमशेर ने हिंसक रूप से इतने सारे लोगों को लाया और उन्हें मल्होत्रा फैमिली बंगले में मार डाला। तार्किक रूप से मल्होत्रा फैमिली बंगले के आसपास ओमकार मल्होत्रा के नीचे कई छिपी हुई रेखाएं होनी चाहिए और अब पुराने घोंसले की भी दूसरों ने नकल की है। इससे कई विचार लाने वाले संकेत सामने आए। इस समय दर्जनों दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद सानवी खतरे में दिख रही थी। उसकी आंखें तेज थीं और उसने शमशेर को ठंडे अंदाज में देखा। शमशेर, तुमने बिना अनुमति के इतने सारे लोगों को मेरे घर में लाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे गॉडफादर नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा सिर काट देंगे और गेंद को लात मार देंगे? हाँ। शमशेर ने कोई बड़ा मजाक सुना था और बेशर्मी से हंसी का एक झोंका निकाला और फिर उसके चेहरे पर एक भयंकर रंग दिखाई दिया, जो उसके बाएं चेहरे पर लंबे निशान से मेल खाता था, जिससे वह खास रूप से घिनौना लग रहा था। सानवी, क्या तुम सिर्फ बूढ़े ओमकार मल्होत्रा को कॉल करना चाहती थी? हाँ। भले ही तुम सच में लड़ो, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि बूढ़ा ओमकार मल्होत्रा, मुझे डर है कि वह अब एक सब्जी बन गया है। तुम बकवास करते हो। बेशक सानवी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत डायल करने के लिए अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया और आखिरी में बिजी आवाज में बदल गया। सानवी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, लेकिन उसने जिद्दीपन से अपने दांत पीस लिए। यह गॉडफादर होगा जो बिजी है, इसलिए उसने फोन का जवाब नहीं दिया। हाँ सानवी, इस दुनिया में सबसे गरीब आदमी वह है जो खुद को और दूसरों को धोखा देता है। शमशेर के मुंह के कोने थोड़े से ऊपर उठे, एक मुस्कान की रूपरेखा बनाई जो जरूर से जीतने वाली थी, और जारी रखा। क्या तुम नहीं समझते? आकाश बदल गया है। आज रात के बाद यह भगवान बुद्ध और हमारे 13 भाइयों की दुनिया होगी।
मूल रूप से आप जैसी छोटी भूमिका मेरी आदमीगत भागीदारी के योग्य नहीं है। हालांकि मैं अभी भी नागेश्वर से पर्सनली आपकी देखभाल करने के लिए कहता हूं। क्या तुम जानते हो क्यों? यह सवाल सुनते ही सानवी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जैसे कि कुछ सोच रही हो। उसके माथे पर महीन पसीने की परत दिखाई दी और उसकी आंखें भय से भरी थीं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना शमशेर ने अपनी उंगली अपने बाएं गाल पर निशान की ओर इशारा किया। उसके चेहरे की खासियत एक साथ मुड़ गई, जैसे कि नीचे एक भूत, अपने दांत पीसते हुए, और कहा, सानवी, 2 साल पहले मेरे चेहरे पर निशान तुम्हारे कारण थे। उस डिनर में तुमने मेरे चेहरे पर चाकू से वार किया। अगर यह पुराने ओमकार मल्होत्रा की शक्ति के लिए नहीं होता तो मैंने तुम्हें बहुत पहले 1000 बार काटा होता। हाँ, तुमने शराब की मेज पर छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। मेरे गॉडफादर के लिए तुम्हें मारना अच्छा है, सानवी ने ठंडे आवाज में कहा। हाँ, मैंने पहले तुम्हारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब ओमकार मल्होत्रा के बिना तुम चॉपिंग बोर्ड पर मछली हो। मुझे मारने दो। अचानक शमशेर की आंखें और बुरी हो गईं और उसने सानवी के नाजुक शरीर को बेईमानी से देखा और तिरछी नजर से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल की अनुपस्थिति के बाद तुम इतनी अच्छी तरह से विकसित हो गए हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें दूसरों ने विकसित किया है या नहीं। तुम अपने शरीर का उपयोग उस प्रतिशोध का भुगतान करने के लिए कर सकते हो। जब मैं खेल खेल में थक जाऊंगा तो तुम्हें मजे के लिए भाइयों के पास फेंक दूंगा। शमशेर की गंदी भाषा सुनकर उसके आसपास के भाइयों का समूह सानवी के सुंदर शरीर को देखते हुए और उसे मौके पर ही सुधारने की इच्छा रखते हुए धूर्तता से हंसा। एक समय के लिए सानवी का दिल नीचे तक डूब गया और उसकी खूबसूरत आंखों में निराशा चमक उठी। इस समय आयान ने एक हिंसक कदम आगे बढ़ाया। उसकी तीखी निगाहें बाहर निकलीं, शमशेर को म्यान से निकली तलवार की तरह घोंप दिया और ठंडे आवाज में कहा, हो, भले ही आप सड़क पर हों, एक चिंता है, परिवार के नियमों जितना अच्छा नहीं। बेटा, तुम क्या हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शमशेर ने गर्व से अपना सिर ऊंचा करके कहा और आयान को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। अचानक उसे कुछ सूझा। उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ और गहराई से कहा, लड़का, क्या तुम इस छोटी लड़की के प्रेमी नहीं बनोगे? क्या तुम सुंदरता का एक वीर बचाव खेलना चाहते हो? हाँ हाँ, लेकिन आज मैंने 50 से ज्यादा भाइयों को बुलाया। भले ही तुम अपने पंख लगा लो, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। जब समय आएगा तो छोटी सी कुतिया सानवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैं तुम्हारे सामने उसका बुरी तरह से विनाश करूंगा। ये शब्द सुनकर आयान भौहें सिकोड़कर, उसकी अभियादमी उदास थी और उसकी आवाज साइबेरियाई हवा की तरह ठंडा था। किसने कहा कि मैं भागने जा रहा हूं? बस तुम पर भरोसा करो कि तुम कुत्तों की तरह मार डालोगे। बूम! आयान के शब्द मैदान में सभी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह पड़े। चाहे वह शमशेर हो, मास्टर नागेश्वर के दर्जनों लोग और यहां तक कि सानवी भी, वे सभी अवाक थे, जैसे कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आयान इतनी ताकत के साथ उन्हें भड़काने की हिम्मत करेगा। यह मौत की तलाश करने से अलग नहीं है। इस समय शमशेर का मूल रूप से सुंदर चेहरा मुड़ गया। उसकी पतली आंखें एक सांप की तरह ठंडी रोशनी से फट गईं। आयान को घूरते हुए और इसके बजाय मुस्कुराया। जी 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 जी। उसकी हंसी ऊंची और तीखी थी। धातु और कांच के बीच हिंसक घर्षण की तरह यह डरावना था और बाल सीधे खड़े हो गए थे। लड़के, चूंकि तुम खुद मौत की तलाश कर रहे हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। इसके साथ लियांग शमशेर ने आसपास के लोगों को इशारा किया। यह देखकर आदमियों के समूह ने तुरंत इसे समझ लिया और अपनी कमर तक पहुंच गए। वह कुछ देर के लिए कार्यक्रम की जगह पर सन्नाटा छा गया। बारूद के धुएं की गंध से भरा हुआ था और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बंदूक, वह हथियार जिसने ठंडे हथियारों के युग को समाप्त कर दिया, सच में आधुनिक समाज में आम लोगों के लिए बहुत अजीब है। बहुत से लोगों ने अपने पूरे जीवन में केवल फिल्मों और टीवी में बंदूकें देखी हैं, लेकिन वे उन्हें जीवन में अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। जब एक ही समय में दर्जनों पिस्तौल एक आदमी पर तान दी जाती है
तो दृश्य प्रभाव और आत्मा को होने वाला सदमा अकल्पनीय होता है, मानो मौत की आग ने दरांती उठा ली हो, किसी भी समय उसे नीचे गिराने के लिए तैयार हो। यह दृश्य देखकर सानवी अचानक पीला पड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका नाजुक शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। हालांकि वह जानती है कि आयान का कौशल खास है, वह इसके बारे में सोचती है। चाहे आयान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आयान के लिए बंदूक के नीचे से बचना नामुमकिन है। नहीं, सानवी ने एक तीखी चीख निकाली, शमशेर को देखते हुए और हताश होकर चिल्लाते हुए, शमशेर, क्या तुम सिर्फ मुझसे बदला नहीं लेना चाहते? अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम पर कर्ज है। जब तक तुम आयान को जाने देने के लिए सहमत हो, चाहे कोई भी शर्त हो, मैं तुमसे वादा करता हूं। यह सुनकर आयान का शरीर चौंक गया और उसके दिल में एक अनोखा गर्म धारा पैदा हुई, जिस कारण से उसने अभी अहंकार और आत्मविश्वास से बात करने की हिम्मत की। वह था क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह न केवल आयान है, बल्कि यंग मास्टर आयान भी है, जो लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया का पहला आदमी है। दर्जनों यंग लोग हैं, भले ही उनके हाथों में बंदूक हो, वे उसे कैसे धमका सकते हैं। हालांकि सानवी को उसकी पहचान बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन अब वह आयान के लिए लड़ने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। यह दोस्ती वाकई दिल को छू लेने वाली है। सुंदरता की कृपा को स्वीकार करना सबसे कठिन है। फेरिस व्हील में स्नेही किसकी याद दिलाता है, इससे पहले आयान की नजर सानवी पर थोड़ी और नरम होने से नहीं बच सकी। दूसरी तरफ शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा, कट। किन सानवी, आपने अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाया है। इस स्थिति में मुझसे पूछने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? बकवास। अचानक शमशेर ने अचानक जमीन पर थूक दिया, फिर सानवी को गर्व से देखा और कहा, अरे, मेरे लिए इस बच्चे को जाने देना नामुमकिन नहीं है। जब तक आप इस थूक को चाट कर साफ कर देते हैं, मैं इसे एक जीवन बख्श दूंगा। लेकिन सुश्री किन, जो हमेशा अलग थलग रही हैं, ऐसा नहीं करेंगी। इस तरह की घिनौनी बात। शमशेर ने जानबूझकर सानवी को अपमानित करने के लिए ऐसी कठोर जरूरतें रखीं। 2 साल पहले उसने एक भोज में सानवी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उसका बायां गाल दुखद रूप से कट गया और निशान अब तक बना हुआ है। हालांकि ओमकार मल्होत्रा की शक्ति से भयभीत होकर उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पिछले 2 वर्षों में वह हर समय बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। उसके दिल में नफरत भर गई है। अब जब उसे आखिरकार एक ऐसा मौका मिला है जो जीवन में एक बार ही मिलता है, तो वह इसे कैसे छोड़ सकता था। हालांकि अगले ही पल शमशेर की उम्मीद से परे सानवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइन काट दी। मैं वादा करती हूं। इसके तुरंत बाद वह आगे बढ़ी और शमशेर के पैरों के पास थूक की ओर चली गई। हालांकि 2 कदम चलने के बाद ही आयान ने उसका हाथ कसकर खींच लिया। सानवी ने अपना सिर घुमाया और आयान के चेहरे पर एक बहुत ही कठोर भाव देखा और कर्कश आवाज में पूछा, सानवी, क्यों? क्या यह मेरे लिए इसके लायक है? इससे पहले आयान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सानवी उसके लिए ऐसा कर सकता है। इसके लायक है। सानवी ने मजबूती से सिर हिलाया और हर शब्द बोला, आयान, ये मेरे गॉडफादर का बिजनेस है और तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते। और यह कहते हुए वह अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मौत की धमकी के तहत वह अंततः अशांत भावनाओं को रोक नहीं सकी। जैसे कि अगर उसने अभी नहीं कहा तो उसके पास कभी मौका नहीं होगा। उसने आयान को देखा और स्नेह से कहा, आयान, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। तुम पहली आदमी हो जिसे मैं पसंद करती हूं और मुझे आखिरी होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। यह बहन रिया है, लेकिन यह ठीक है। मैं अभी भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। इसलिए आपको अच्छी तरह से रहना चाहिए और मेरे हिस्से के साथ आपको मेरे द्वारा फंसाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर भविष्य में एक दिन आप याद कर सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो सानवी नाम की एक लड़की थी जो आपसे बेवकूफ़ी से प्यार करती थी। यह काफ़ी होगा। जैसा कि उसने कहा, वह धीरे से अपने पंजों पर खड़ी हुई और आयान के होठों को चूमा। हीरे की तरह के आंसू उसके गालों से गिर रहे थे और आयान के मुंह के कोनों में गिर रहे थे। यह नमकीन और गर्म था। एक किस के बाद
वह अपने आखिरी शब्दों को कबूल करने लगी, पीछे मुड़कर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन आयान ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, आयान ने उसे कभी जाने नहीं दिया। यह दृश्य देखकर शमशेर ने अपने चेहरे पर एक चंचल भाव दिखाया और मजाकिया लहजे में कहा, हो, रखैल प्रेमियों की एक अच्छी जोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना अंत नहीं बदल सकते। हालांकि इस समय आयान अचानक मुड़ा, अपनी बाहों में सानवी को देखा, धीरे से उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, सानवी, तुम्हारे इरादे मैं समझता हूं। तुम्हारे द्वारा इतना पसंद किया जाना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। मैं तुम्हें एक दूसरे का वादा नहीं दे सकता और मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारी भावनाओं का जवाब कैसे दूं। लेकिन आज अगर तुम इस तरह के खतरे का सामना करते हो तो मुझे तुम्हारे लिए आसमान को खून से रंगने दो। आखिरी वाक्य बोलते समय आयान ने अचानक अपनी छाती सीधी कर ली। उसकी कमर एक भाले की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई थी। उसकी दबंग आभा गरिमामयी थी और यहां तक कि लोगों को भ्रम भी देती थी, जैसे कि एक झटका पहाड़ और चट्टान को चीर सकता है। भेड़िए को खा जाओगे। अपनी आभा में बदलाव महसूस करते हुए शमशेर का चेहरा उतर गया और उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसकी छाती एक चट्टान से दबी हुई लग रही थी और उसकी सांस लगभग फूल रही थी। उसने सीरियस रूप से कहा, सानवी, ऐसा लगता है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए अवसर का आनंद नहीं लेने जा रही हो। अगर ऐसा है तो अपने छोटे प्रेमी को नरक में जाने दो। जैसा कि उसने कहा, शमशेर की आंखें भीग गईं और उसने आदेश दिया, गोली मारो। शमशेर के आदेश को सुनकर काले कपड़े पहने आदमियों के समूह ने तुरंत पिस्तौल की सुरक्षा खोली। ब्लैक होल थूथन को आयान के शरीर के जरूरी बिंदुओं पर निशाना बनाया गया और फिर ट्रिगर खींच दिया गया। दर्जनों गोलियां चैम्बर से बाहर आईं और गोलियों की बारिश ने एक जाल बना दिया जिसने आयान को घेर लिया। क्या? तेज डर के तहत सानवी का चेहरा पीला पड़ गया और वह बेकाबू होकर चिल्लाई। उसी समय शमशेर का मुंह थोड़ा ऊपर उठा, जिससे एक क्रूर मुस्कान प्रकट हुई। विचार में उनके सामने वाले युवक के बचने की कोई संभावना नहीं थी और उसे छलनी में पीटने वाला था। हालांकि अगले ही पल शमशेर के मुंह के कोने पर मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी पुतलियां सुई की तरह सिकुड़ गईं। उसका मुंह चौड़ा हो गया। एक न विश्वास करने वाली भावना प्रकट हुई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक न विश्वास करने वाला दृश्य था। मैंने देखा कि वह लड़का आकाश में गोलियों की बाढ़ का सामना कर रहा था। पीछे नहीं हटा, बल्कि अचानक एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी थी और उसकी शक्तिशाली लहरें। उसके शरीर के सभी हिस्से ठोस सुनहरे कवच की परत की तरह थे जो अतुलनीय शक्ति को प्रकट कर रहे थे। एक देवता की तरह लोगों को सीधे देखने से डरते थे। हालांकि रात हो चुकी थी, लेकिन 100 मीटर के दायरे में आसमान पूरी तरह से रोशन था। अचानक दर्जनों गोलियां आयान के शरीर में घुस गईं, जिससे सोने और लोहे की गुनगुनाहट की आवाज आई। सुनहरे प्रकाश कवच से टकराने के बाद गोली अपनी शक्ति खोती हुई जमीन पर गिर गई। मांस गोली को हिलाना मुश्किल है। इस समय न केवल शमशेर, बल्कि चाकू की धार से अपना खून चाटने वाले लोग भी इस हद तक हैरान थे कि वे कुछ और कहने में असमर्थ थे। अभी जो दृश्य हुआ, उसने उन पर अनोखा दृश्य प्रभाव डाला। पिछले कुछ वर्षों में वे कई बेजोड़ हत्यारों और मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट से भी मिले हैं, लेकिन यह पहली बार है कि वे अपने शरीर से गोलियों को रोकते हुए मिले हैं। इस समय आयान आगे बढ़ा। उसकी भेदी निगाहें एक तेज ब्लेड की तरह कट गईं। दर्शकों में सभी के चेहरों पर घूम रही थीं, मानो वह मांस को भेद कर आत्मा पर वार कर सकता हो। कई लोगों के दिलों में यह भ्रम भी था, मानो उनके सामने आयान मानव त्वचा में एक प्रागैतिहासिक जानवर था और वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। अचानक शमशेर सदमे से उबर गया और आयान की ओर देखा जो उसके पास आ रहा था। वह अवचेतन रूप से पीछे हट गया। उसके माथे की नीली नसें फड़कने लगीं और उसकी टी-शर्ट ठंडे पसीने से भीग गई। उसने अपने दिल में डर को दूर करने के लिए केवल एक दहाड़ लगाई, गोली मारो, फिर से गोली मारो, उसे छलनी में मारो, वह अकेला है,
मुझे विश्वास नहीं होता कि वह सच में अमर है। यह आदेश सुनते ही बड़े लोगों ने फिर से आयान पर अपनी बंदूकें तान दी, गोली चलाने के लिए तैयार। इस समय आयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने एक मजाकिया मुस्कान बनाई और ठंडे आवाज में कहा, एक चींटी जैसा कमजोर। जैसे ही आवाज गिरी, उसका आकार चमक उठा, एक प्रतिरूप में बदल गया और सभी की नजरों में पतली हवा में गायब हो गया। लोगों के बारे में क्या? जब वे हैरान थे तो वीरेंद्र के नेतृत्व में 50 से ज्यादा लड़ाकू लगभग उसी समय सीरियस रूप से घायल हो गए। इनविजिबल रूप से यह एक तेज गति वाली ट्रेन की तरह था जो विनाश की शक्ति लेकर उनकी छाती से टकराई, चौंक गई और उनके पास बिल्कुल भी रुकावट नहीं थी। टूटी हड्डियों की आवाज अंतहीन है। उन बड़े लोगों की उरोस्थि धंस गई और फिर उनके बलिष्ठ शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह 10 मीटर से ज्यादा उल्टे उड़ गए और अंत में जमीन पर गिर गए। जिंदगी और मौत का पता नहीं है। यह सब बिजली और आग के बीच हुआ। बस एक सांस के प्रयास से मैदान में स्थिति में एक जबरदस्त बदलाव आया है। आयान एक शिकार से एक शिकारी में बदल गया। इस अवधि के दौरान अपने पिता रणविजय के साथ लड़ाई में हालांकि आयान का एरिया टूट नहीं पाया, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता में बहुत सुधार हुआ। शक्ति पर उसकी महारत हॉल में प्रवेश करने और वजन को हल्के से उठाने के बिंदु तक पहुंच गई है। अपनी प्रेजेंट ताकत के साथ उसने तुरंत वर्मिलियन बर्ड की शक्ति का उपयोग किया और उसका फिगर बिजली की तरह तेज था। और फिर उन बड़े लोगों की छाती पर लात मारी जिससे ऐसा करतब हुआ। हालांकि ये बड़े लोग भयंकर हैं, वे केवल साधारण लोगों से ही निपट सकते हैं। अगर वे किसी असली मार्शल आर्ट मास्टर से मिलते हैं तो भले ही वे इसे दोगुना कर दें, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन शमशेर की योजना में इस बार लक्ष्य केवल सानवी की छोटी लड़की की फिल्म थी। वह कैसे सोच सकता था कि सानवी के पक्ष में एक मार्शल आर्ट मास्टर बॉडीगार्ड के रूप में होगा। तुम्हें पता है, यहां तक कि ओमकार मल्होत्रा, मुझे डर है कि वह पहाड़ से एक ग्रैंड मास्टर को बुला नहीं सकता है। इस समय शमशेर अब पहले जैसा अजेय नहीं था। वह हैरान था। उसकी आंखें लाल थीं। उसके चेहरे पर एक भूत की झलक दिख रही थी। उसे केवल यह महसूस हो रहा था कि उसका नजरिया ढहने वाला था। पैरों के तलवों से लेकर आकाश की आत्मा के आवरण तक एक कड़कड़ाती ठंडक उमड़ पड़ी और पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। अपने सामने आयान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी पुराने दानव देवता, जादुई ताकतवर का सामना कर रहा है। चारों ओर सन्नाटा था और कोई आवाज नहीं थी। यहां तक कि सानवी भी उदास दिख रही थी, मानो वह सदमे से उभर नहीं पाई हो। आयान के कदमों की आवाज खास तौर से अचानक लग रही थी, युद्ध के नगाड़ों की तरह, जो शमशेर की छाती से टकरा रही थी, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। अंत में शमशेर के सामने 3 मीटर की दूरी पर आयान अपने चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान के साथ स्थिर खड़ा था। धमाका! अगले ही पल आयान के शरीर से एक ठोस महिमा निकली जो शमशेर की ओर भारी दबाव डाल रही थी। एक पल के लिए शमशेर को लगा जैसे वह 10,000 के पहाड़ पर दबाव डाल रहा है और वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। वह एक तूफान में डगमगाती हुई नाव में तब्दील हो गया जिसे किसी भी समय निगल जाने का खतरा था। धमाका! केवल 10 सेकंड से ज्यादा समय तक टिके रहने के बाद शमशेर इस जंगली जानवर के भयानक दबाव को सहन नहीं कर सका और अपने घुटनों को नरम करके जमीन पर झुक गया। 2 साल पहले वह ओमकार मल्होत्रा की ताकत से भयभीत था, इसलिए उसने सानवी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आज उसने सभी गर्व और गरिमा को छोड़ने की पहल की, अपने घुटनों पर झुक गया और अपना सिर झुका लिया। अगर यह मामला फैलता है तो मुझे डर है कि वह पूरे उत्तर प्रदेश अंडरग्राउंड दुनिया का हंसी का पात्र बन जाएगा और यहां तक कि 13 भाइयों के नाम से भी वंचित हो जाएगा। लेकिन आयान के राक्षसी साधनों को देखकर अपनी जान बचाने के लिए उसने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत दया की भीख मांगी। हे गुरु, आपको अपने दुश्मनों को सुलझाना चाहिए, लेकिन आपके पास उनमें से बहुत से होने चाहिए और मेरी जान बख्श देनी चाहिए। आज के बाद मेरे पिता शिवा राजपूत
पूरे उत्तर प्रदेश अंडरग्राउंड दुनिया के राजा होंगे। मैं आपको अपने पिता से सिफारिश कर सकता हूं और आपकी ताकत से मैं जरूर से अपने पिता का मेहमान बनूंगा। जब समय आएगा तो आप अंतहीन महिमा और धन का आनंद लेंगे। सानवी जैसी सुंदर लड़की के पास जितने चाहें उतने होंगे। संकट के तहत शमशेर अभी भी आयान को विद्रोह भड़काने के बारे में सोच रहा था। हालांकि जब उसने ये शब्द सुने तो आयान की आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उसकी आवाज साइबेरियाई हवा की तरह ठंडी थी। शमशेर, क्या आपको लगता है कि दुनिया में हर कोई आपके जैसा बेशर्म है? आपने जो शर्तें बनाई हैं, मैं बिल्कुल भी कठिन नहीं हूं। बस अब आप सानवी के साथ गलत करना चाहते हैं और आप खत्म होने के लिए बर्बाद हैं। अब मैं आपके अपराध के उपकरण को खत्म कर दूंगा। अपराध के उपकरण को खत्म कर दिया? यह सुनकर शमशेर हैरान रह गया और उसे पता नहीं क्यों अचानक उसने देखा कि आयान की निगाह उसके पेट से 3 इंच नीचे के हिस्से को स्कैन कर रही थी। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर खड़ा हो गया और उसके बाल खड़े हो गए और उसके चेहरे की खासियत ज्यादा घबराहट के कारण बिगड़ गई, जिससे वह घिनौना लग रहा था। अचानक वह जमीन से लड़खड़ाता हुआ उठा, अपने सामने राक्षस से तुरंत बचने की कोशिश कर रहा था। भागना चाहते हो? देर हो गई है, आयान जोर से चिल्लाया। बिजली की तरह आवाज आ रही थी। इसके तुरंत बाद आयान का आकार चमक उठा। बिजली की तरह अपने दाहिने पैर को हिंसक रूप से बाहर निकाला, शमशेर की कमर की ओर लात मारी। इस समय उसका दाहिना पैर एक भाले में बदल गया जो आकाश को चीरने में सक्षम था, नीले आकाश को भेद सकता था और अजेय था। दुनिया की हर चीज इस कदम का विरोध करने में असमर्थ लगती है। भले ही उसके हाथ में बंदूक ना हो, लेकिन आयान के पास अधिपति भाले के बारे में मौजूदा ज्ञान के साथ वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से को भाले में बदलने में सक्षम था। भाले का इरादा आसमान से ऊपर दुनिया को खत्म करना था। हालांकि शमशेर को भयानक जानलेवा इरादे का एहसास था, लेकिन उसके पास उसे रोकने का समय नहीं था और वह केवल त्रासदी को घटित होते हुए देख सकता था। आयान ने शमशेर की जांघ पर जोरदार लात मारी, जोरदार आवाज निकाली और उसके शरीर को मजबूती से जमीन पर ठोक दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि आसपास की जमीन भी फट गई और एक छोटा भूकंप जैसा कंपन हुआ। यह लात बच्चों और नाती नातिनों को मार डालेगी। आयान की किक की शक्ति धरती को हिला रही थी। न केवल जमीन फट गई है, बल्कि शमशेर की जांघ भी खून से लथपथ है। आह आह! शमशेर के गले की गहराई में एक जानवर जैसी दहाड़ फूट पड़ी जो खौफनाक थी। दूर से देखने पर मैंने देखा कि उसके माथे पर नीली नसें ऊंची और उभरी हुई थीं। आंखें खून से लथपथ आंखों के गड्ढों से बाहर निकलने वाली थीं और उसके बाएं चेहरे पर निशान भी एक सेंटीपीड की तरह मुड़ गया था। लड़का, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? जरूरी हिस्से से तीव्र दर्द ने उसे पागल कर दिया। जो बात उसे और भी अस्वीकार्य बनाती थी वह यह थी कि एक आदमी के रूप में वह वहां पूरी तरह से कुचला हुआ था और वह एक पुराने नपुंसक से अलग नहीं था। अगर वह इस बार नहीं भी मरा तो भी उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी और वह अपनी बाकी की जिंदगी छाया में मजाक का पात्र बनकर जिएगा। आज सानवी को गिरफ्तार करने का काम उसे बिना किसी जोखिम के पक्का लग रहा था। नागेश्वर के नेतृत्व वाली सेना ने अचानक हमला बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने ओमकार मल्होत्रा को वनस्पति बना दिया और फिर उनके 13 भाइयों ने अपनी टीमों को सभी पहलुओं से मल्होत्रा की सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए ले गए। शमशेर आना चाहता था। अब उसे बड़े बिस्तर पर होना चाहिए और सानवी की छोटी मिर्च का स्वाद लेना चाहिए। कौन जानता था कि वह आयान से मिल चुका है, एक बेजोड़ हत्यारा, और उसे खत्म कर दिया है। इस समय आयान ने उसे कृपालुता से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक बर्फीली मुस्कान थी और हल्के से कहा, यदि आप बहुत अन्याय करते हैं तो आप मर जाएंगे। शमशेर, यदि आप इस स्थिति में आते हैं तो आप खुद को दोषी ठहराएंगे और आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। बदबूदार लड़के, मेरे पिता मेरा बदला लेंगे। जब तक तुम मेरे हाथों में पड़ोगे मुझे तुम्हारी मांसपेशियों में छुरा घोंपना होगा, तुम्हारी त्वचा को छीलना होगा, तुम्हारी हड्डियों को चीरना होगा, तुम्हारा खून पीना होगा और तुम्हारा परिवार मैं चाहूं तो भी नहीं जाने दूंगा।
अगर तुम चाहो तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस है तुम्हारे पास ये मौका नहीं है। जैसे ही आवाज गिरी, आयान की पुतलियों में अचानक दो अस्थिर लपटें दिखाई दीं, जो शुद्ध सफेद, चमकदार और भद्दी लग रही थीं, जैसे कि 9 स्वर्गों के ऊपर का सूरज धीमा दिख रहा हो। अगले ही पल उसकी आंखों से एक छोटी सी शुद्ध सफेद चिंगारी निकली। एक निश्चित दूरी पर भी शमशेर अपनी आत्मा की गहराई से कांपते हुए भयानक आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह कुचला जा चुका था। उसका शरीर लंगड़ा था और उसके पास अपनी उंगलियां हिलाने की ताकत नहीं थी। वह केवल शुद्ध सफेद चिंगारी को अपने ऊपर गिरते हुए देख सकता था। मंगल ने शरीर को छुआ, तुरंत ऊपर उठा, मानो वह विलुप्ति की ज्वाला में बदल गया हो। दिव्य ज्योति जलेगा, आकाश को जला दो और दुनिया को खत्म कर दो। शमशेर ने एक कड़वी चीख निकाली, न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी। कुछ ही सांसों में उसके सारे कपड़े, बाल, त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां, मांस और रक्त, आंतरिक अंग और यहां तक कि हर कोशिका दिव्य ज्योति द्वारा जला दी गई। राख चली गई, हड्डियां चली गईं। ये दृश्य देखकर दूर से सानवी ने अनजाने में एक ठंडी सांस ली। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे कि उसने सच में आयान को कभी नहीं जाना था। लाशों और खंडहरों को खत्म करने का ऐसा जादुई तरीका शायद केवल बातों और कहानियों में दर्ज है। ये आयान, अभी क्या हुआ? वह हकलाते हुए बोली। यह सुनकर आयान ने पलटकर उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और गहरी आवाज में कहा, सानवी, मैंने ये बातें आपसे जानबूझकर नहीं छिपाई, लेकिन अभी बोलने का समय नहीं है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे जरूरी काम पहले अपने गॉडफादर को ढूंढना है। क्या आप जानते हैं कि वह कहां हो सकता है? सानवी ने एक पल के लिए सोचा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। उसने कहा, गॉडफादर, उनके पास एक सीक्रेट ठिकाना है, जो बहुत ही सीक्रेट है। केवल उसका सबसे करीबी भाई ही इसे जानता है। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उसे कहां जाना चाहिए? ठीक है, चलो अब चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, आयान ने सीरियस से कहा। हालांकि ओमकार मल्होत्रा उत्तर प्रदेश में एक अंडरग्राउंड हीरो था। वह अपनी हत्या में निर्णायक था और वह अनगिनत हड्डियों पर कदम रख रहा था। लेकिन कुछ ही छोटे संपर्कों में आयान को एहसास हुआ कि वह एक अत्याचारी और अत्याचारी आदमी नहीं था। नहीं तो 7 सितारा ड्रैगन एबिस तलवार प्राप्त करने के बाद उसके पास एकाधिकार करने का समय नहीं होगा, इसलिए वह अंडरग्राउंड रिंग कैसे पकड़ सकता था? फेमस तलवार के लिए गुरु का चयन। बाद में उन्होंने क्लब हाउस को बहुत उदारता से आयान को दे दिया। आयान एक बुरा आदमी नहीं है। लोग मेरा सम्मान करते हैं और मैं उसका बदला चुकाता हूं। इसलिए इस बार ओमकार मल्होत्रा ने एक अनोखा संकट का सामना किया और उसका जीवन मर रहा था। आयान ने एक बार उसकी मदद करने का फैसला किया, जिसे पिछले एहसान को चुकाने के रूप में माना जाता था। इस समय सानवी ने अपने आसपास के 50 से ज्यादा काले कपड़े पहने लोगों को देखा। उनके चेहरे पर एक झिझक भरी भावना थी और उन्होंने कहा, आयान, ये लोग, मुझे क्या करना चाहिए? यह गड़बड़ देखकर आयान ने भौहें सिकोड़ी। एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। भले ही मैं बचने के लिए काफी भाग्यशाली रहा, मुझे डर है कि चोट से उबरने में 3 या 5 साल लगेंगे। उन्हें यहां रहने दो, खुद को मार डालो। हालांकि वह महिलाओं की एक दयालु पीढ़ी नहीं है, लेकिन वह जरूर से एक हत्यारा पागल नहीं है। उसने अपराधी शमशेर से निपटने में संकोच नहीं किया, लेकिन अगर वह एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था तो वह अभी भी थोड़ा मानसिक रूप से असहज था। सानवी, चलो चलें। इसके साथ ही आयान ने फिर से सानवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। हालांकि अभी जीवन और मृत्यु के मोड़ पर सानवी ने बिना किसी संकोच के अपने दिल की बात कह दी। आयान से कबूल करते हुए उन दोनों के बीच एक सूक्ष्म स्नेह भर गया। आयान, मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद, सानवी ने शर्माते हुए कहा। पहले की तरह क्रूर और स्वेच्छाचारी होने के बजाय यह छोटी लड़की की तुलना में थोड़ा ज्यादा शर्मीला था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने पूछा, अगर मैं सच में मर जाऊं तो क्या तुम्हें मेरे लिए दुख होगा? मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें मरने से मना करती हूं, आयान ने साफ तौर से कहा।
जब तक मैं यहां हूं, चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें बेजोड़ प्रभुत्व था। सानवी के कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी और उसके मुंह के कोने पर बेकाबू मुस्कान आ गई। आधे घंटे बाद सानवी के मार्गदर्शन में आयान ओमकार मल्होत्रा के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच गया। कहा जाता है कि यह एक सीक्रेट अड्डा है, लेकिन यह सच में कई वर्षों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री है जो उपनगरों में स्थित है, बहुत ही सीक्रेट है। लेकिन जब तक वह करीब नहीं पहुंच गया, तब तक आयान को एहसास नहीं हुआ कि इसमें कुछ है, और चारों ओर 10 से ज्यादा सीक्रेट सीटी बज रही थीं। जैसे ही आयान सानवी को करीब लाया, कई बड़े आदमी बाहर निकल आए। ब्लैक होल ने आयान की ओर इशारा किया और उग्रता से कहा, कौन? हिलना मत, ये मैं हूं, जल्दी से बंदूक मत रखना। सानवी ने तुरंत कहा। अगले ही पल जब सैनिकों ने स्ट्रीट लैंप के पास आयान की बाहों में सानवी को देखा, तो वे अचानक इस हद तक हैरान हो गए कि उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रख दी और चिल्लाए, मिस सानवी, बढ़िया, आप ठीक हैं। अभी एक दर्जन भाई थे जो आपको खोजने के लिए बंगले में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मास्टर वीरेंद्र द्वारा घात लगाए जाने का सामना करना पड़ा। अरे, यह कौन है? हाँ। एक पल के लिए उन सभी लोगों की नजरें आयान पर पड़ीं। ओमकार मल्होत्रा की बेटी के रूप में सानवी उनमें से छोटी राजकुमारी है, जिसे बचपन से ही आसमान से पकड़ा गया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने सानवी को कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं देखा था। उन अजीब निगाहों को महसूस करते हुए सानवी का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत आयान की बाहों से नीचे उतर गई और फिर हकलाते हुए समझाया, यह मेरा दोस्त आयान है। अगर यह अभी नहीं था तो मुझे डर है कि मुझे बहुत पहले शमशेर ने लूट लिया था। शमशेर, 5वां सर्वोच्च संरक्षक? मिस सानवी, क्या आप उनसे मिली? कुछ लोगों ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आयान ने उसे दिया। सानवी के बोलने से पहले उसे तुरंत आयान ने टोक दिया। अहम भाइयों, मैंने अभी सानवी को घर भेजा है, लेकिन मुझे शमशेर और दूसरे लोग बहुत दूर मिल गए। सौभाग्य से मैं तेजी से भागा, तभी वह इतनी भाग्यशाली थी कि वह वहां से बच निकली। यह स्पष्टीकरण सुनकर कुछ लोगों ने बिना किसी शक के सिर हिला दिया। दूसरी ओर सानवी उलझन में दिख रही थी। किसी कारण से आयान झूठ बोलना और छिपाना चाहती थी। आयान ने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण स्वाभाविक रूप से उसके अपने विचार थे। एक ओर वह बाहरी लोगों के सामने अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहता, दूसरी ओर प्रेजेंट स्थिति आशावादी नहीं है, इसे खतरनाक भी कहा जा सकता है। ओमकार मल्होत्रा के रूप में वह सप्ताह के दिनों में अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए कम से कम दर्जनों बॉडीगार्ड के साथ रहता था, और अब वह अचानक एक सब्जी बन गया। इसमें कोई बड़ी अजीब बात होनी चाहिए। हो सकता है कि ओमकार मल्होत्रा के आसपास के सबसे करीबी लोगों में कोई आंतरिक भूत हो। अपने दिल में परेशानियों के कारण आयान जरूर से निर्यात करने के लिए जल्दी नहीं करेगा। ओमकार मल्होत्रा के कुछ लोगों ने उसे देखा था बाहरी लोगों की नजर में। वह सिर्फ सानवी का दोस्त था और वह उससे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करेगा, बस उसे सीक्रेट रूप से देखने के लिए सुविधाजनक था। वैसे शमशेर ने अभी कहा कि मेरा गॉडफादर एक लाश की तरह बन गया है। यह सच है या झूठ? सानवी ने चिंता से भरे आवाज में उत्सुकता से पूछा। यह बड़े लोगों ने जब शब्द सुने तो बहुत देर तक हिचकिचाया और अंत में हल्की आह भरी और कहा, मिस, युद्ध मास्टर अब अंदर है, आपको खुद जाकर देखना चाहिए। यह सुनकर सानवी ने भौहें सिकोड़ी और अवचेतन रूप से कुछ गलत होने वाले एहसास को जन्म दिया। वह एक कदम आगे बढ़कर कारखाने की ओर बढ़ी और आयान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फैक्ट्री में 3 सीढ़ियां हैं, एक गार्ड है और 5 सीढ़ियां हैं, एक पोस्ट है। गार्ड सभी ओमकार मल्होत्रा के अधीनस्थ हैं और वे सानवी को देखकर सलामी देते हैं। हालांकि समय समय पर हम अभी भी कुछ घायल और गोली लगने से घायल लोगों को देख सकते हैं। यह साफ है कि एक भयंकर लड़ाई हुई है और हवा में खून की तेज गंध व्याप्त है। अंत में दोनों गलियारे के अंत में एक दरवाजे पर चले गए। भारी दरवाजे से भी कोई अंदर भयंकर झगड़े को सुन सकता था। सानवी ने जोर से दरवाजा खोला। अंदर सैकड़ों मीटर की जगह तू
केंद्र में एक बड़ा बिस्तर था जिस पर लोहे के चेहरे और तलवार की भौहों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा था। यह ओमकार मल्होत्रा है, लेकिन अब वह साफ तौर से कोमा में था। उसका रंग पीला पड़ गया था। वह कम राजसी था और थोड़ा ज्यादा थका हुआ था। आसपास कई चिकित्सा उपकरण भी हैं जो लगातार उसकी शारीरिक स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बिस्तर के सामने लोगों के दो समूह इकट्ठे हुए, शर्मा रहे थे और बात करने में असमर्थ थे। हालांकि आयान और सानवी की घुसपैठ ने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और दोनों समूहों ने एक ही समय में बहस करना बंद कर दिया। मिस सानवी, क्या आप वापस आ गई हैं? एक लंबा और सीधा आदमी हॉस्पिटल के बिस्तर से भागता हुआ आया। वह आदमी लगभग 30 साल का था, एक काले समुराई वर्दी पहने हुए। उसकी कमर तलवार की तरह सीधी थी और उजागर मांसपेशियां कच्चे लोहे की तरह थीं, और उसकी ताकत पहली नजर में खास थी। जब वह पहली बार अंडरग्राउंड एरिया में ओमकार मल्होत्रा से मिला तो आयान ने भीष्म नाम के इस आदमी से भी मुलाकात की, जो ओमकार मल्होत्रा का पर्सनल बॉडीगार्ड था, एक नौवीं रैंक का मार्शल कलाकार। इस समय भीष्म ने फिर से आयान को सानवी के बगल में देखा। उसकी आंखें अनोखा खुशी से फटी जा रही थीं और उसने जोर से कहा, आयान सर। जैसे ही उसने बात की, उसने पाया कि आयान ने उसे बेतहाशा आंख मारी और उसे आगे बोलने से रोक दिया। ओमकार मल्होत्रा का विश्वास पात्र बनने में सक्षम होने के कारण भीष्म स्वाभाविक रूप से एक मूर्ख आदमी नहीं है। वह भयभीत हो गया और तुरंत समझ गया और उसने अपने शब्द बदल दिए। भाई आयान, तुम भी यहां हो? हाँ, आयान ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। अंकल भीष्म, मेरे गॉड फादर। इस समय सानवी ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर ओमकार मल्होत्रा को देखा। उसकी मुट्ठियां अनायास ही भींच गई। उसकी आंखों में आंसू घूम रहे थे। मिस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मास्टर मल्होत्रा की रक्षा नहीं की। मिस, प्लीज दोष दें। भीष्म का चेहरा अपराध बोध और आत्मदोष से भरा था। अंकल भीष्म, क्या चल रहा है? सानवी ने बार बार पूछा। मिस, शाम को 8 बजे मैं मल्होत्रा सर के साथ एक जगह गया, लेकिन कार में मल्होत्रा सर के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। फूड पॉइजन की संभावना को खारिज करने के लिए ओमकार मल्होत्रा के खाने का कई बार जांच किया गया है। मैंने तुरंत उसकी जांच करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया, लेकिन पता चला कि उसे एक अजीब तरह का जहर दिया गया था, रंगहीन, स्वादहीन और बिना किसी चेतावनी के। जहर दिए जाने के बाद वह तुरंत कोमा में चला गया, हिलने में असमर्थ हो गया और एक लाश की तरह बन गया। और शाम को 10 बजे मास्टर नागेश्वर के नेतृत्व में 13 भाइयों ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और हमारे क्षेत्र पर एक सीक्रेट हमला किया। मूल रूप से मास्टर नागेश्वर की ताकत के साथ यह हमारा बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था, लेकिन उसे कहीं से रहस्यमय पता मिल गया। संख्या हमारी तुलना में कई गुना ज्यादा थी। उसके पास बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र भी थे। गोलाबारी के दमन के तहत भाई लगातार पीछे हट रहे थे और भारी नुकसान उठा रहे थे। आज ज्यादातर एरिया वीरेंद्र के हाथों में आ गया है। अंत में भीष्म की आवाज भारी रंगों से भरा था। इस समय एक अजीब आवाज सुनाई दी। युद्ध मास्टर अब बेहोश है। हमारे लिए इसे यहां बिताना कोई समस्या नहीं है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। जिस देश को भगवान जान ने इतनी मेहनत से बनाया था, वह मास्टर वीरेंद्र के हाथों में आ गया। मैं सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी राय में सबसे जरूरी काम जल्द से जल्द एक नेता का चुनाव करना है जो टेम्पररी सबसे बड़े भाई का पद ले सके और मास्टर वीरेंद्र के खिलाफ अपने आदमियों का नेतृत्व कर सके। यह सुनकर आयान ने भौहें सिकोड़ लीं। दूर से देखने पर बोलने वाला एक बड़ा गंजा आदमी था, लगभग 37 साल का, लगभग 5 फीट लंबा शेर की नाक और बाघ के मुंह वाला आंखें, और उसकी आंखें भूखे भेड़ियों की तरह थीं। वह भयंकर और दुष्ट था। छत की रोशनी उसके गंजे सिर पर चमक रही थी और आयान साफ तौर से देख सकता था कि उसके सिर के ऊपर एक टैटू था। आमतौर पर सड़क पर लोग ड्रैगन और स्टिंग टाइगर का टैटू बनवाना पसंद करते हैं या खुद को बचाने के लिए छाती पर टाइगर का टैटू बनवाते हैं, लेकिन इस बड़े गंजे आदमी ने न केवल अपने सिर के ऊपर टैटू बनवाया
बल्कि उसने एक लाल कमल का फूल भी गुदवाया जो पूरी तरह से खिल गया था। आकाश आत्मा के आवरण के साथ केंद्र में फैल गया, लगभग पूरे सिर को ढकते हुए। चमकती हुई रोशनी के नीचे लाल कमल ने एक आकर्षक रोशनी प्रकट की। बहुत अजीब। अगले ही पल एक ठंडी आवाज सुनाई दी। गंजे आदमी, तुमने ऐसा कहा? क्या तुम युद्ध के मास्टर को कोमा में नहीं ले जाना चाहते और खुद बॉस नहीं बनना चाहते? अब बोलने वाला गंजे आदमी से कुछ साल छोटा है, अपने शुरुआती 30 साल में, लंबा और सुंदर, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक ठंडी भावना है। उसने कुछ दूरी पर बड़े गंजे आदमी का सामना किया और उनमें से प्रत्येक के पीछे 1 दर्जन बड़े आदमी खड़े थे। दोनों पक्षों का माहौल तनावपूर्ण था, मानो वे किसी भी समय अपना चेहरा फाड़कर लड़ाई लड़ने वाले हों। हाँ, तुषार, तुम कभी भी रिश्तेदारों से बच नहीं सकते। अब युद्ध मास्टर कोमा में है और यह मैं ही हूं जो समग्र स्थिति को कंट्रोल कर सकता हूं और मास्टर वीरेंद्र के खिलाफ लड़ सकता हूं, गंजे ने बेबाकी से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, तुषार के पीछे के भाई तुरंत मदद नहीं कर सके और चिल्लाए, गंजे सिर वाले आदमी, तुम जरूरी हो। मुझे डर है कि तुमने लंबे समय से सत्ता हड़पने के बारे में सोचा है। हाँ, भाई तुषार युद्ध मास्टर के नियुक्त उत्तराधिकारी हैं। भले ही तुम समग्र स्थिति की जिम्मेदारी लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा उत्तराधिकारी भाई तुषार होना चाहिए। तुम कहां से पाओगे युद्ध मास्टर नियुक्त? गंजे आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और उग्रता से कहा, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? क्या यह तुम्हारे द्वारा बनाया नहीं जा सकता? इसके अलावा तुषार जान, ये तुम्हारे आने से पहले इतने लंबे समय से कोमा में है। अभी तुम क्यों गए? गंजे सिर वाले आदमी, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? तुषार ने कठोर आवाज में कहा। उसका आवाज अत्यंत कठोर था। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों में एक बार फिर झगड़ा हुआ, जैसे कि जब तक कोई फ्यूज है दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे। यह दृश्य देखकर आयान भौहें सिकोड़ गया और उस जगह पर अराजकता उसकी कल्पना से परे थी। उसने अपनी आवाज कम की और उसके बगल में भीष्म से पूछा, भाई भीष्म, क्या चल रहा है? यह सुनकर भीष्म तुरंत खुश हो गया और जल्दी से बोला, भाई आयान, आपको मुझे भीष्म कहना चाहिए। इसके तुरंत बाद भीष्म ने कुछ शब्दों में प्रेजेंट स्थिति को आयान को संक्षेप में पेश किया। यह गंजा आदमी और तुषार अब ओमकार मल्होत्रा के आदमियों का दाहिना हाथ है। जब गंजा आदमी यंग था तो उसने ओमकार मल्होत्रा के साथ दुनिया से लड़ाई की, इसलिए वह सबसे बूढ़ा था और उसके साथ घुलने मिलने वाले सभी बूढ़े आदमी साल के बूढ़े आदमी थे जो सबसे अच्छे संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे। लेकिन यह जरूरी है कि उस पर पुराने को बेचने के लिए पुराने पर भरोसा करने का संदेह होगा। तुषार एक नया आया हुआ है जो हाल के वर्षों में ही उभरा है। उसके पास खास क्षमता है। नीचे के एक छोटे से बॉस से शुरू करके वह आज जहां है वहां तक पहुंच गया है। ओमकार मल्होत्रा ने उसे उत्तराधिकारी बनने देने का अर्थ भी प्रकट किया। नए नए शामिल हुए कई भाई बिल्कुल अकेले हैं। हालांकि ये नई और पुरानी ताकतें अनिवार्य रूप से एक दूसरे को नीची नजर से देखती हैं। गंजे आदमी जैसे बूढ़े आदमी ओमकार मल्होत्रा को छोड़कर किसी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। वे एक छोटे से जूनियर को अपने सिर पर चढ़कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? और तुषार और उसके अधीनस्थ सभी नए नए जोश वाले यंग लोग हैं जो प्रगति करने के लिए दृढ़ हैं और स्वाभाविक रूप से वे गंजे आदमी जैसी पुरानी चीजों से आश्वस्त नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में अंतहीन संघर्ष हुए हैं। अब जब ओमकार मल्होत्रा बेहोश हो गया है तो वे एक दूसरे से सहमत नहीं हैं और वे इस बात पर लड़ रहे हैं कि टेम्पररी बॉस कौन होगा। बस इस समय सानवी ने अचानक अपनी सारी ताकत खत्म कर दी और एक ऊंची आवाज में चिल्लाया। फिर दोनों समूहों को गुस्से से देखा और गुस्से से कहा, मेरे गॉडफादर को मेरे जीवन या मृत्यु का पता नहीं है, लेकिन आप अभी भी यहां सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। कृपया झगड़ा करें और अपने गॉडफादर को परेशान न करें। कमरे के अंदर सानवी की अचानक परेशानियों को देखकर दोनों समूह पहले तो हैरान रह गए, फिर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वे सभी सड़क पर गुंडे हैं और जब एक छोटी लड़की ने उन्हें आमने सामने डांटा तो वे अपना चेहरा नहीं रोक पाए। अचानक गंजे आदमी के पीछे
एक बदसूरत बड़ा आदमी घूरते हुए बाहर आया और सीरियस रूप से बोला, मिस सानवी, पहले हर कोई आपका सम्मान करता था। ये भगवान जान के चेहरे की वजह से था, लेकिन अगर आपके पास मास्टर मल्होत्रा नहीं है तो हमारी नजर में आप मैडम भी नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, भीष्म का चेहरा अचानक बदल गया और वह हैरानी भरे आभा के साथ एक कदम आगे बढ़ा। उसकी चील जैसी नजर घिनौने आदमी से गुजरी और सीधे गंजे आदमी पर पड़ी, सख्ती से। गंजे आदमी, आपके अधीनस्थों ने लड़की की इंसर्ट करने की हिम्मत की। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? यह सुनकर उसने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई और अपने कंधों को उचका दिया। भीष्म, आप युद्ध मास्टर के अंगरक्षक हैं, 9वीं रैंक के पावर हाउस। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन यह बोलते हुए गंजे का आवाज बदल गया और वह सानवी के पास पहुंचा और अपने दांत पीस लिए। यह छोटी लड़की की फिल्म किस तरह की चीज है? अगर वह युद्ध मास्टर की जैविक बेटी है तो ठीक है, वह सिर्फ युद्ध मास्टर की गोद ली हुए बेटी है और मुझे नहीं पता कि कौन जंगली प्रजाति है हमारी मैडम होने की हिम्मत करती है सिर पर दबंगई। यह मजाकिया है। वर्षों से उसने कितने दिन पुरानी टोकरियां तोड़ दी हैं। अगर यह युद्ध मास्टर की शरण के लिए नहीं होती तो वह कई बार मर चुकी होती। क्या वह हमारा भाई कहलाने के योग्य है? मैं परेशान हूं। इन शब्दों को सुनकर सानवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसका नाजुक शरीर भयंकर रूप से कांप उठा और उसकी आंखें न विश्वास करने वाले रंगों से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि गंजा आदमी उसे अतीत में विभिन्न तरीकों से खुश करेगा, इसलिए वह उसे अपने दिल में देखती थी। इस समय गंजे आदमी ने अपना हाथ लहराया और अपने भाइयों से कहा, मैं यहां लंबे समय तक रहता हूं और मैं नहीं बता सकता कि क्यों। चलो। जब वह तुषार के पास गया तो गंजा आदमी और घंटी जैसी बाघ की आंखें उसे घूर रही थीं, शत्रुता से भरी हुई। गंजे आदमी के समूह के चले जाने के बाद तुषार ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ सानवी के सामने चलने की पहल की और सांत्वना दी। सानवी, चिंता मत करो, तुम मल्होत्रा सर की बेटी हो, यानी मेरी बहन। किसी भी मामले में मैं दूसरों को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, न ही मैं उस दुनिया को दूसरों के हाथों में जाने दूंगा जिसे मल्होत्रा सर ने सौंप दिया है। भाई तुषार, धन्यवाद, सानवी ने बड़बड़ाया। तुषार का उसके प्रति रवैया गंजे से बिल्कुल अलग है। अचानक तुषार ने अपने पीछे खड़े एक दर्जन लोगों से कहा, भाइयों, अब मास्टर वीरेंद्र अचानक मुसीबत में है। वह तरह भाई टूटे हुए बांस की तरह है। सरदार को जिंदगी या मौत का पता नहीं है और गंजा आदमी ऊंचे सपने देखने वाला है। यह सबसे जरूरी क्षण है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।